हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने भूगोल का पाठ 1 पढ़ा था, मानव भूगोल विषय एवं प्रकृति क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पाठ 2, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। डियर स्टूडेंट्स, जनसंख्या, सबसे पहले बात आती है कि जनसंख्या होती क्या है। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। मतलब जन मतलब लोग, संख्या मतलब संख्या, लोगों की संख्या। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। अगली बात आती है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, गांव हो सकता है, राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है या पूरा संसार हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या का घनत्व। अगला आता है कि जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण मतलब कि किस जगह पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या कहाँ कहाँ कितनी निवास कर रही है, कितने लोग कहाँ हैं, किस राज्य में किसी स्थान पर इतने लोग हैं, किसी स्थान पर इतने लोग हैं। मीन्स कहीं जगह पर तो कम लोग रहते हैं, कहीं जगह पर मध्यम से लोग रहते हैं, कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या का हम वितरण कहेंगे। इस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मतलब कि कहीं जगह पे बहुत कम जनसंख्या है, कहीं पे कुछ ज़्यादा लोग हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसका क्या कारण है? इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसको प्रभावित करने वाले डियर स्टूडेंट्स 2 कारक हैं। नंबर 1 भौगोलिक कारक और नंबर 2 मानवीय कारक। भौगोलिक कारक क्या होते हैं? कि ऐसे कारक जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं। मानवीय कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है, यानी कि मनुष्य उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो कारक। तो सबसे पहले कहते हैं, समझते हैं कि भौगोलिक कारक कौन कौन से। कि धरातल। धरातल मीन्स कि ऐसा जो स्थान जो कि या तो समतल हो या कि उबड़ खाबड़ हो। जहाँ पर समतल जगह है, धरातल है, भूमि है, वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और जहाँ पर उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। दूसरा आता है जलवायु। जलवायु मीन्स कि ऐसा स्थान, मतलब कि प्रकृति का मौसम, कि ऐसा कोई स्थान जहाँ पर बहुत अच्छी जलवायु है, मतलब सम जलवायु है, समान जलवायु है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। ऐसे स्थान जहाँ पर उष्ण जलवायु है वहाँ पर कुछ कम लोग निवास करते हैं, और ऐसा स्थान जहाँ पर या तो एकदम ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। तीसरा है मृदा, भूमि, मिट्टी। ऐसे स्थान जहाँ पर भूमि, मिट्टी है वो उपजाऊ है, वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करेंगे, और ऐसे स्थान जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मतलब बंजर है, तो वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करेंगे। अगला है वनस्पति। ऐसे स्थान जहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक है वहाँ पर लोग निवास करेंगे। मतलब या तो जंगल ही जंगल है, वहाँ पर कम लोग निवास करेंगे। जहाँ पर जंगल भी है, थोड़ा बहुत अच्छा एरिया भी है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करेंगे। अगला है खनिज संसाधन। ऐसे स्थान जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अधिक है, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, सोना, चांदी, ये जो संसाधन है वो जहाँ पर जिनकी भरमार है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, और जहाँ पर इनकी कम भर है, मतलब जहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, तो वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे। ऐसे ही दूसरा है कि मानवीय कारक। कृषि। कृषि मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए, उपज के लिए कृषि की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, और जहाँ पर कृषि कम होती है वहाँ पर कम लोग निवास करेंगे। दूसरा है नगरीकरण। ऐसे स्थान जहाँ पर नगर ज़्यादा हैं, शहर ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जैसे कि शहरों के अंदर लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो काम करते हैं, उद्योग धंधे वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इस तरह से निवास करते हैं ज़्यादा। और जहाँ पे नगरीकरण कम है, नगरों के पास मतलब लोग हैं वो
ज़्यादा रहते हैं और नगरों से दूर है वो लोग कम रहते हैं। अगला औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी कि उद्योग धंधे। ऐसे प्रदेश जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों में लोगों को काम मिलता है। बाहर से भी जो लोग आते हैं वो उद्योगों के अंदर काम करने के लिए आते हैं, तो वहीं पर बस जाते हैं, तो वहीं पर उसका अब जो लोग जहाँ आकर बस गया वहाँ पर वो उसकी जनसंख्या में गिना जाएगा, उससे उसका घनत्व ज़्यादा होगा। अगला है परिवहन। परिवहन मतलब संसाधन। ऐसे परिवहन के साधन जहाँ पर ज़्यादा परिवहन के साधन है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जहाँ पर आना जाना कम होता है, पैदल होता है, उबड़ खाबड़ एरिया है, वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी एक जनसंख्या को प्रभावित करने का मुख्य कारक है कि जहाँ पर राजनीतिक यानी कि जो राजनीतिक दशा जिस जगह की अच्छी नहीं है वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक दशा अच्छी नहीं थी, वहाँ पर जो टेररिस्ट है उनका ज़्यादा असर था, तो वहाँ पर लोग कम निवास करते थे, लोग वहाँ पर बहुत कम बसते थे। इसके अलावा ऐसे जो जगह जहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर मतलब कि लोगों को अपनी जान माल का खतरा है और राजनीति जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। अगला मैं लेके चल रहा हूँ कि जनसंख्या के अंदर परिवर्तन। जनसंख्या के अंदर परिवर्तन कैसे होता है, मतलब उसकी वृद्धि कैसे होती है। उस पहले से पहले मैं पढ़ता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। किसी क्षेत्र में निश्चित समय में रह रहे लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का मतलब होता है कि भाई कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। मीन्स परिवर्तन है वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ये नकारात्मक या सकारात्मक किस कारण से होता है, उसके 3 कारण हैं। नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 प्रवास। मतलब जहाँ पर लोग जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, परिवर्तन होगा। जहाँ पर लोग मरेंगे जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होगा, मतलब लोग घटेंगे। और प्रवास यानी कि लोग कहीं से आ रहे हैं, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, बढ़ोतरी हुई। कई लोग चले जाते हैं, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, कमी हुई। अब अगला टॉपिक लेकर चलता हूँ मैं कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है। जन्म दर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है या जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। देखिए, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। ध्यान से सुनिए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, परंतु वो जीवित बच्चों की संख्या कितनी है वो कहलाती है जन्म दर। यानी कि जीवित जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। कई बार ऐसा होता है कि जन्म लिया बच्चों ने, फिर मर जाते हैं 2, 4, 3, 4 दिन के बाद, परंतु वो उस पूरे साल की जनसंख्या में नहीं गिने जाएंगे। यानी कि जीवित जो बच्चे हैं वो, मतलब कि आप ये मान के चले कि सन 2019 में किसी जगह पर 50 बच्चों ने जन्म लिया, परंतु 1 महीने के अंदर उसमें से 15 बच्चे मर गए, तो जनसंख्या के अंदर कितने बच्चे गिने जाएंगे? 35। यानी कि जीवित बच्चों की संख्या ही जन्म दर कहलाती है, क्योंकि वही उसी में परिवर्तन होगा। जब जनगणना गिनी जाएगी, पूरे साल गिनी जाएगी, तो वो 35 बच्चे गिने जाएंगे, ना कि जो मर चुके हो बच्चे। तो फिर बता रहा हूँ मैं, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या कहलाती है जन्म दर। मृत्यु दर देखिए, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, लोगों की संख्या, ना कि बच्चों की संख्या। बच्चे थोड़ा मरते हैं भाई, एक साल में बूढ़े भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, सभी मरते हैं। तो मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है बेटा, ध्यान से सुनना, आप सभी ध्यान से पढ़ना। इसको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करें इस ग्रुप के ऊपर। बाकी यही जो मैंने आपको बताए हैं कि जनसंख्या से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या घनत्व क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। यही आपका आज का काम है। कल हम और अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। Thank you. Thanks a lot.